कक्षा 10वीं अध्याय 1 वास्तविक संख्याएं। जय हिंद बच्चों, आज कक्षा 10वीं के इस वीडियो में हम अध्याय 1 वास्तविक संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि हम पढ़ चुके हैं, प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं तथा पूर्णांक संख्याएं सभी परिमेय संख्याएं होती हैं यदि हम उसका हर एक रखते हैं। जो संख्याएं परिमेय नहीं होती हैं वो अपरिमेय होती हैं, अर्थात हम जो भी संख्या हम जानते हैं वह या तो परिमेय होती है या अपरिमेय होती है। वर्गमूल p प्रकार की संख्याएं अपरिमेय संख्याएं होती हैं यदि p एक अभाज्य संख्या है, जैसे वर्गमूल 2, वर्गमूल 3, वर्गमूल 5 इत्यादि। आज हम इस वीडियो में इसी प्रकार की अपरिमेय संख्याओं को सिद्ध करेंगे कि ये संख्याएं अपरिमेय क्यों होती हैं। आज इस वीडियो में हमारे सीखने के उद्देश्य अर्थात लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं। पहला, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका या एल्गोरिथम के संख्याओं के गुणों से संबंधित अनुप्रयोग सीखना। 2, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय अर्थात फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स समझना। 3, अभाज्य गुणनखंड विधि से दो धनात्मक पूर्णांकों के महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करना। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा है कि प्रमेयिका एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है और इसे एक अन्य कथन को सिद्ध करने में प्रयोग किया जाता है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में हमने पढ़ा था कि यदि हम दो धनात्मक पूर्णांक a तथा b लेते हैं तथा भागफल q तथा शेषफल r है तो यह संबंध निम्नानुसार होता है: a बराबर bq धन r, जहाँ r का मान 0 से बड़ा अथवा बराबर तथा b से छोटा होता है। इस परिणाम को हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कहते हैं। सामान्य विभाजन प्रक्रिया में हम जानते हैं कि भाज्य, भाजक, भागफल तथा शेषफल में निम्न संबंध होता है: भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल धन शेषफल। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम अर्थात लंबी विभाजन प्रक्रिया यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पर आधारित एक प्रक्रिया होती है। हम जानते हैं एल्गोरिथम सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है जो एक विशेष प्रकार की समस्या को हल करने की विधि प्रदान करती है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका या एल्गोरिथम के संख्याओं के गुणों से संबंधित अनुप्रयोग सीखना। आइए इसे एक उदाहरण की सहायता से समझते हैं। उदाहरण: दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप का होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q धन 1 के रूप का होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है। आइए इसका हल देखें। मान लीजिए कि a कोई धनात्मक पूर्णांक है तथा b बराबर 2 है। तब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से किसी पूर्णांक q के लिए a बराबर 2q धन r होगा, जहां r का मान 0 या 1 होगा, क्योंकि r का मान 0 से बड़ा अथवा बराबर तथा 2 से छोटा होगा। इसलिए हम लिख सकते हैं a बराबर 2q या a बराबर 2q धन 1। यदि a बराबर 2q 1 है तो यह एक सम पूर्णांक होगा। साथ ही एक धनात्मक पूर्णांक या तो सम हो सकता है या विषम, इसलिए कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 2q धन 1 के रूप का होगा। आइए इसका अभ्यास करें। प्रश्न है: दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q धन 1 या 4q धन 3 के रूप का होता है, जहां q एक पूर्णांक है। हल: यदि हम एक धनात्मक विषम पूर्णांक a लेते हैं तथा b बराबर 4 लेकर हम विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हैं, तो चूंकि r का मान 4 से छोटा होगा, इसलिए संभावित शेषफल 0, 1, 2 और 3 होंगे। अर्थात संख्या a 4q
4q-1, 4q-2 या 4q-3 के रूप की हो सकती है, जहाँ q भागफल है। चूँकि a एक विषम पूर्णांक है, इसलिए यह 4q और 4q-2 के रूप का नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों 2 से विभाज्य हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 4q-1 या 4q-3 के रूप का होगा। एक अन्य प्रश्न देखिए, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q-1 या 6q-3 या 6q-5 के रूप का होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है। हमें दर्शाना है कि a बराबर 6q-1, 6q-3 या 6q-5 है। माना कि a कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है तथा b बराबर 6 है। जब हम 6 को a से विभाजित करते हैं तो शेषफल क्रमशः 0, 1, 2, 3, 4 और 5 हमें प्राप्त होता है, क्योंकि r का मान b से छोटा होता है तथा 0 से बड़ा या बराबर होता है। चूँकि यहाँ a एक विषम संख्या है, इसलिए शेषफल भी विषम संख्या होगी। अतः शेषफल होगा 1 या 3 या 5। तब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से हम पाते हैं कि a बराबर 6q-1, 6q-3 या 6q-5। एक अन्य अभ्यास प्रश्न देखिए। प्रश्न है, एक मिठाई विक्रेता के पास 420 काजू की बर्फियाँ और 130 बादाम की बर्फियाँ हैं। वह इनकी ऐसी ढेरियाँ बनाना चाहता है कि प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या समान रहे तथा यह ढेरियाँ बर्फी की परात में न्यूनतम स्थान घेरें। इस कार्य के लिए प्रत्येक ढेरी में कितनी बर्फियाँ रखी जा सकती हैं? आइए इसका हल देखते हैं। यदि हम 420 तथा 130 का महत्तम समापवर्तक अर्थात HCF ज्ञात करें, तो यह मान प्रत्येक ढेरी में रखी जा सकने वाली बर्फियों की अधिकतम संख्या प्रदर्शित करेगा, जिससे ढेरियों की संख्या न्यूनतम होगी और परात में बर्फियाँ न्यूनतम स्थान घेरेंगी। तो अब हम यूक्लिड एल्गोरिथम का प्रयोग करके 420 और 130 का महत्तम समापवर्तक अर्थात HCF ज्ञात करते हैं। एल्गोरिथम के अनुसार 420 बराबर 130 गुणित 3 धन 30। अगले पद में 130 भाज्य लेकर तथा शेषफल 30 को भाजक लेकर एल्गोरिथम का प्रयोग करने पर हमें प्राप्त होता है 130 बराबर 30 गुणित 4 धन 10। अभी भी शेषफल 10 है अर्थात 0 नहीं है। तो अगले चरण में हम भाजक 30 को भाज्य लेकर तथा शेषफल 10 को भाजक लेकर पुनः एल्गोरिथम का प्रयोग करते हैं, तो हमें प्राप्त होता है 30 बराबर 10 गुणित 3 धन 0। इस चरण में शेषफल 0 प्राप्त हो गया है, अतः हम कह सकते हैं कि 420 और 130 का महत्तम समापवर्तक 10 है। इसलिए प्रत्येक प्रकार की बर्फियों के लिए मिठाई विक्रेता 10-10 की ढेरियां बना सकता है। यही इस प्रश्न का उत्तर होगा। आइए अब देखते हैं अंकगणित की आधारभूत प्रमेय क्या होती है। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय के अनुसार प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में गुणनखंडित किया जा सकता है। उदाहरण के लिए 4 को हम 2 गुणित 2 लिख सकते हैं। इसी प्रकार 253 को हम 11 गुणित 23 अर्थात अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। 1771 को हम अभाज्य संख्याओं 7 गुणित 11 गुणित 23 के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। यही अंकगणित की आधारभूत प्रमेय है। आइए इसे एक उदाहरण से देखें। उदाहरण, संख्याओं 4 की घात n की घात पर विचार कीजिए, जहां n एक प्राकृत संख्या है। जांच कीजिए कि क्या n का कोई ऐसा मान है
जिसके लिए 4 की घात n अंक 0 पर समाप्त होता है। आइए इसका हल देखें। यदि किसी संख्या n के लिए संख्या 4 की घात n 0 पर समाप्त होगी तो वह 5 से अवश्य विभाज्य होगी, अर्थात 4 की घात n के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य संख्या 5 अवश्यतः आनी चाहिए। यह संभव नहीं है क्योंकि 4 की घात n बराबर 2 की घात 2n, अतः 4 की घात n के गुणनखंडन में केवल अभाज्य संख्या 2 ही आ सकती है। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय हमें यह निश्चित कराती है कि 4 की घात n के गुणनखंड में 2 के अतिरिक्त और कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं है। इसलिए ऐसी कोई संख्या n नहीं है जिसके लिए 4 की घात n अंक 0 पर समाप्त होंगे। आइए एक अन्य अभ्यास प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। आइए इसका हल देखते हैं। 6 की घात n का अभाज्य गुणनखंड 2 गुणित 3 की घात n के प्रकार का होगा, जबकि कोई प्राकृत संख्या जो 0 पर समाप्त होती है उसके अभाज्य गुणनखंड 2 गुणित 5 के रूप का होता है। अतः अंकगणित की आधारभूत प्रमेय के आधार पर हम कह सकते हैं कि संख्या 6 की घात n 0 पर समाप्त नहीं होगी। एक अन्य प्रश्न देखिए। प्रश्न है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। संख्या दी है 140। 140 के अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए हम इसे 7 से विभाजित करते हैं, उसके बाद 5 से और उसके बाद 2 से। अतः हमें 140 के अभाज्य गुणनखंड प्राप्त होते हैं 2 की घात 2 गुणित 5 गुणित 7। यह इस संख्या भाज्य संख्या 140 के अभाज्य गुणनखंड हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि से दो धनात्मक पूर्णांकों के महत्तम समापवर्तक अर्थात HCF और लघुत्तम समापवर्तक अर्थात LCM ज्ञात करना। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय का प्रयोग करके हम दो धनात्मक पूर्णांकों के महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कर सकते हैं। इस विधि को अभाज्य गुणनखंडन विधि अर्थात प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कहते हैं। एक उदाहरण की सहायता से इस विधि को समझते हैं। उदाहरण, संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM ज्ञात कीजिए। आइए इसका हल देखें। संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड निम्नानुसार होंगे। हम लिख सकते हैं 6 बराबर 2 गुणित 3 तथा 20 बराबर 2 गुणित 2 गुणित 5। हम जानते हैं कि संख्याओं 6 और 20 का HCF अर्थात महत्तम समापवर्तक संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात का गुणनफल होता है। इसी प्रकार संख्याओं 6 और 20 का लघुत्तम समापवर्तक इन संख्याओं में संबद्ध प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का गुणनफल होता है। अतः हम कह सकते हैं संख्याओं 6 और 20 का महत्तम समापवर्तक 2 की घात 1 होगा तथा लघुत्तम समापवर्तक 2 की घात 2 गुणित 3 की घात 1 गुणित 5 होगा। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय का प्रयोग करके हमें प्राप्त होता है कि किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांकों a और b के लिए a और b का महत्तम समापवर्तक गुणित a और b का लघुत्तम समापवर्तक बराबर दोनों धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल होता है। आइए इसका अभ्यास कर लें। प्रश्न है, अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा 96 और 404 का HCF अर्थात महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए और फिर इनका लघुत्तम समापवर्तक अर्थात LCM ज्ञात कीजिए।
96 और 404 के अभाज्य गुणनखंडन से हमें प्राप्त होता है 96 बराबर 2 की घात 5 गुणित 3, 404 बराबर 2 की घात 2 गुणित 101। इसलिए इन दोनों पूर्णांकों का HCF बराबर हो जाएगा 2 की घात 2 बराबर 4। अब सूत्र का प्रयोग करके हम LCM ज्ञात कर सकते हैं। तो 96 और 404 का LCM बराबर होगा 96 गुणित 404 अर्थात दोनों संख्याओं का गुणनफल बटे दोनों संख्याओं का महत्तम समापवर्तक। मान रखने पर हमें दोनों संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक 9696 प्राप्त होता है। अभाज्य गुणनखंडन विधि से तीन संख्याओं का HCF और LCM ज्ञात करना। उदाहरण देखिए, संख्या 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा HCF और LCM ज्ञात कीजिए। हमें प्राप्त है 6 बराबर 2 गुणित 3, 72 बराबर 2 की घात 3 गुणित 3 की घात 2 तथा 120 के अभाज्य गुणनखंड होंगे 2 की घात 3 गुणित 3 गुणित 5। इन गुणनखंडों में उभयनिष्ठ गुणनखंड की सबसे छोटी घात होगी 2 की घात 1 एवं 3 की घात 1। अतः संख्याओं 6, 72 और 120 का महत्तम समापवर्तक होगा 2 की घात 1 गुणित 3 की घात 1 बराबर 6। इसी प्रकार 2 की घात 3, 3 की घात 2 और 5 की घात 1 प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घातें हैं जो तीनों संख्याओं से संबद्ध हैं। अतः तीनों संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक बराबर होगा 2 की घात 3 गुणित 3 की घात 2 गुणित 5 बराबर 360। यहाँ यह ध्यान देने योग्य है कि तीनों संख्याओं का गुणनफल उनके महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक के गुणनफल के बराबर नहीं होता है। एक अन्य अभ्यास प्रश्न देखिए। प्रश्न है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के LCM और HCF ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल उनके LCM और HCF के गुणनफल के बराबर है। संख्याएं दी हैं 26 और 91। आइए इसका हल देखते हैं। 26 के गुणनखंड होंगे 2 गुणित 13। इसी प्रकार 91 के अभाज्य गुणनखंडन होंगे 7 गुणित 13। दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड है 13। अतः 26 और 91 का HCF बराबर होगा 13। इसी प्रकार 26 और 91 का LCM हो जाएगा 2 गुणित 7 गुणित 13 अर्थात 182। आइए अब सूत्र की जांच कर लें। सूत्र है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM गुणित HCF। संख्याएं हैं 26 एवं 91। बाएं पक्ष में संख्याओं का गुणनफल अर्थात 26 गुणित 91, दाहिने पक्ष में LCM गुणित HCF अर्थात 13 गुणित 182। गुणनफल हमें दोनों पक्षों का समान प्राप्त होता है, अतः सूत्र की जांच हो जाती है। आइए बच्चों, आज इस प्रश्न की सहायता से समझने की कोशिश करते हैं कि भाज्य संख्याएं क्या होती हैं। प्रश्न दिया है, समझाइए कि 3 गुणित 5 गुणित 7 धन 7 एक भाज्य संख्या है। आइए इसका हल देखते हैं। पहले हम यह जान लेते हैं कि भाज्य संख्या क्या होती है। भाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिन्हें हम दो पूर्ण संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख सकें। तो यदि हम इस दी हुई संख्या को दो पूर्ण संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख पाते हैं तो यह सिद्ध हो जाएगा कि दी हुई संख्या एक भाज्य संख्या है। आइए इसका हल देखते हैं। दी हुई संख्या है 3 गुणित 5 गुणित 7 धन 7। हम देखते हैं कि दोनों पदों में 7 हमें उभयनिष्ठ संख्या प्राप्त होती है। 7 को उभयनिष्ठ लेने पर हमें प्राप्त होता है 3 गुणित 5 धन 1। अगली स्टेप में हमें प्राप्त होता है 3 गुणित 5 को हम लिख सकते हैं 15 धन 1। 7 गुणित 15 धन 1 अर्थात 16। इस प्रकार हम देखते हैं कि दी हुई संख्या को हम
दो पूर्ण संख्याओं के गुणनफल के रूप में प्राप्त कर लेते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि दी हुई संख्या एक भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या की परिभाषा के अनुसार। आइए इस प्रश्न को समझने की कोशिश करते हैं। प्रश्न दिया है, सिद्ध कीजिए कि वर्गमूल 3 धन वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। आइए इसका हल देखते हैं। हम मान लेते हैं कि दी हुई संख्या वर्गमूल 3 धन वर्गमूल 5 बराबर a कोई परिमेय संख्या है। वर्गमूल 3 धन वर्गमूल 5 बराबर a। अब पक्षांतर करने पर हमें प्राप्त होगा वर्गमूल 3 बराबर a ऋण वर्गमूल 5। अब हम इस समीकरण के दोनों पक्षों का वर्ग कर दें। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर वर्गमूल 3 का वर्ग हम जानते हैं, वर्गमूल 3 का वर्ग 3 हो जाएगा। a ऋण वर्गमूल 5 का वर्ग, यदि हम a ऋण वर्गमूल 5 के वर्ग को सूत्र की सहायता से खोलते हैं तो हमें प्राप्त होगा a वर्ग धन 5 ऋण 2a वर्गमूल 5। इस ऋणात्मक संख्या को हम समीकरण के बाएं पक्ष में पक्षांतर कर लें और 3 को दाहिने पक्ष में, तो हमें प्राप्त होगा 2a वर्गमूल 5 बराबर a वर्ग धन 5 ऋण 3। इसे हल करने पर हमें प्राप्त होता है a वर्ग धन 2। बाएं पक्ष से यदि हम 2a को दाहिने तरफ पक्षांतर कर दें तो हमें प्राप्त होगा वर्गमूल 5 बराबर a वर्ग धन 2 बटे 2a। अब इसमें विरोधाभास की स्थिति कैसे बनती है ये देखिए। दाहिने पक्ष में लिखी संख्या a वर्ग धन 2 बटे 2a एक परिमेय संख्या है, जबकि बाएं पक्ष में लिखी संख्या एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ हमें प्राप्त होता है एक अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या, जो कि विरोधाभास है। अतः वर्गमूल 3 धन 5 एक अपरिमेय संख्या होगी। आज इस वीडियो में हमने जो पढ़ा, आइए उसकी पुनरावृत्ति कर लें। प्रश्न है, सही विकल्प चुनिए। प्रश्न 1 देखिए, किसी पूर्णांक m के लिए प्रत्येक सम पूर्णांक का रूप होता है m, m धन 1, 2m, 2m धन 1। प्रश्न का सही उत्तर होगा C, 2m। प्रश्न 2 देखिए, किसी पूर्णांक q के लिए प्रत्येक विषम पूर्णांक का रूप होता है q, q धन 1, 2q, 2q धन 1। विषम पूर्णांक का रूप 2q धन 1 होगा, अर्थात D 2q धन 1 सही उत्तर होगा। प्रश्न 3 देखिए, n वर्ग ऋण 1 8 से विभाज्य होगा यदि n है एक पूर्णांक संख्या, एक प्राकृत संख्या, एक विषम पूर्णांक, एक सम पूर्णांक। C एक विषम पूर्णांक सही उत्तर होगा। चौथा प्रश्न देखिए, यदि 65 और 117 का HCF 65m ऋण 117 के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, तब m का मान होगा। 65 और 117 का HCF हम यूक्लिड विभाजन विधि से ज्ञात कर सकते हैं और उसके बाद हम m का मान ज्ञात करेंगे जो कि 2 प्राप्त होगा, अतः B 2 सही उत्तर होगा। वह प्रश्न 5 देखिए, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 70 और 125 को विभाजित करने पर क्रमशः 5 एवं 8 शेषफल बचते हैं। सही उत्तर है A 13। प्रश्न 6 देखिए, वह छोटी से छोटी संख्या
जो 1 से 10 की सभी संख्याओं दोनों को सम्मिलित करते हुए से विभाज्य है। दिए गए 4 उत्तरों में सही उत्तर होगा डी अर्थात 2520। एक अन्य पुनरावृत्ति प्रश्न देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। प्रश्न 1, एक सिद्ध किया हुआ कथन जिसे अन्य कथन को सिद्ध करने के लिए प्रयोग किया जाता है खाली स्थान कहलाता है। सही उत्तर होगा प्रमेयिका। प्रश्न 2 देखिए, संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ गुणनखंडों की सबसे छोटी घात का गुणनफल डैश 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 कहलाता है। हम जानते हैं उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात का गुणनफल महत्तम समापवर्तक कहलाता है। सही उत्तर महत्तम समापवर्तक होगा। प्रश्न 3 देखिए, संख्याओं में संबद्ध प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का गुणनफल डैश 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 कहलाता है। हम जानते हैं कि गुणनखंडों में संबद्ध प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की बड़ी घात का गुणनफल लघुत्तम समापवर्तक अर्थात LCM कहलाता है। प्रश्न 4 देखिए, वर्गमूल p जहां p एक अभाज्य संख्या होती है एक डैश 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 संख्या कहलाती है। यदि p एक अभाज्य संख्या है तो वर्गमूल p एक अपरिमेय संख्या होती है। सही उत्तर अपरिमेय संख्या। प्रश्न 5 देखिए, कोई संख्या p/q जहां p और q परस्पर अभाज्य पूर्णांक हैं तथा q का मान 0 के बराबर नहीं है डैश 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 कहलाती है। हम जानते हैं p/q प्रकार की संख्याएं परिमेय संख्या कहलाती है, अतः सही उत्तर परिमेय संख्या होगा। एक अन्य पुनरावृत्ति प्रश्न देखिए, प्रश्न है 4 एवं 5 का महत्तम समापवर्तक HCF क्या होगा। आइए इसका हल देखते हैं। 4 के गुणनखंड 2 × 2, इसी प्रकार 5 के गुणनखंड 5 × 1, दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 है, अतः हम कह सकते हैं 4 एवं 5 का महत्तम समापवर्तक 1 होगा। अगला प्रश्न देखिए, 3 और 12 का लघुत्तम समापवर्तक LCM क्या होगा। आइए इसका हल देखते हैं। 3 के अभाज्य गुणनखंड 3 × 1 होंगे, इसी प्रकार 12 के अभाज्य गुणनखंड 2 × 2 × 3 होंगे। LCM की परिभाषा से LCM का मान होगा 2 की घात 2 × 3 की घात 1 अर्थात सही उत्तर होगा 12। प्रश्न 3 देखिए, दो संख्याओं a एवं b के लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक क्रमशः x और y हैं। a, b, x और y में क्या संबंध होगा। हम जानते हैं दो संख्याओं का गुणनफल बराबर उनका महत्तम समापवर्तक गुणित लघुत्तम समापवर्तक होता है, अतः सही उत्तर होगा a × b बराबर x × y। अगला प्रश्न देखिए, भाज्य भाजक भागफल तथा गुणनफल में संबंध लिखिए। हम जानते हैं सही उत्तर होगा भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल धन शेषफल। अंतिम प्रश्न देखिए, परिमेय एवं अपरिमेय संख्याओं का सम्मिलित रूप क्या कहलाता है। दोनों संख्याओं को मिलाने से हमें वास्तविक संख्याओं का समुच्चय प्राप्त होता है, अतः सही उत्तर होगा वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। अंत में आइए देखते हैं कि आज इस वीडियो में हमने क्या क्या सीखा। हमने सीखा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के संख्याओं के गुणों से संबंधित अनुप्रयोग। दूसरा, हमने अंकगणित की आधारभूत प्रमेय पर आधारित प्रश्न सीखे एवं अभाज्य गुणनखंड विधि से दो धनात्मक पूर्णांकों के महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करना हमने आज इस वीडियो में सीखा। मुझे विश्वास है कि आज के इस वीडियो में बताई गई अध्ययन सामग्री आपको समझ में आ गई होगी। आपके लिए आज का गृह कार्य है प्रश्नावली
1.1 और 1.2 के शेष प्रश्न। धन्यवाद।